हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम करने वाले हैं शॉर्ट नोट सेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। जितना हमने पढ़ा हुआ है, जो कुछ एनसीईआरटी की लाइंस होंगी, जो मैं कुछ छुड़वाऊंगी भी, बिकॉज जब न्यूरल पढ़ रहे होंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे होंगे, जब डिटेल में पढ़ाया गया लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उस चैप्टर में वो लाइंस कवर करवा दूँगी मैं, ठीक है। बट स्टिल कुछ लाइंस हैं ऐसी जो एनसीईआरटी में हम नहीं समझ पाएंगे अभी, तो उसको छोड़ेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं विद एनसीईआरटी डिकोडिंग और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। बोला गया है बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना है। हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है सारे के सारे फंक्शंस करने में और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में, ठीक है। तो अगर एक ही सेल है तो सारे फंक्शंस वो खुद ही करेगा। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वही फंक्शंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में बहुत सारे सेल्स निभाएंगे, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है, उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, उसको एक सेल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टिश्यूज़ बनेंगे और ऑर्गन्स बनेंगे, तो सबका अलग अलग काम होगा, ठीक है। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड। बोला गया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, उसकी बॉडी भी बहुत सारे सेल से बनी हुई है। नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड। सिंपल सी बात है, ठीक है। The human body is composed of billions of cells to perform various functions. How do the cells in the body work together? बोला गया है ह्यूमन बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, तो ये सेल्स किस तरीके से काम करते हैं साथ में मिलकर पूरी बॉडी को फंक्शन करवाने के लिए। In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. कब से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन कि बोला गया है a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. ठीक है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस लगा होता है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि मान लो डाइजेस्टिव सेल्स है जो डाइजेशन में परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, फंक्शन करेंगे डाइजेशन का, तो वो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। डन, ठीक है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। हमने पढ़ा है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट। ये कर लो अंडरलाइन, ठीक है। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न। प्रपोर्शन एंड पैटर्न का क्या मतलब हुआ? 4 तरीके के टिश्यू हैं। मान लो स्टमक जैसा ऑर्गन है, तो स्टमक जैसे ऑर्गन में मान लो एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होगा बिकॉज कवरिंग है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इनका डिफरेंट पैटर्न होगा, प्रपोर्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गन बनेगा, ठीक है, किस तरीके से काम करना है। When 2 or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system. सिंपल बात है, 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जब, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन से तो बना नहीं हुआ है, ठीक है, माउथ से शुरू होगा, एनस तक जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला गया है, वैसे तो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से एनस तक, ठीक है, एक पाइप है जिसको बोलते हैं माउथ से एनस तक जा रही है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर ऑर्गन्स आ जाते हैं। अगर ऑर्गन्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो फॉर्म एन अगर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो फिजिकली बहुत सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि माउथ है, फिर आएगा फेरिंक्स आएगा, फिर उसके बाद ईसोफेगस आएगी, फूड पाइप है, उसके बाद स्टमक आएगी, तो बहुत सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। तो फिजिकली कनेक्टेड होना, केमिकल इंटरेक्शन, सभी ऑर्गन्स कुछ ना कुछ डाइजेशन करवाने के लिए सिक्रीशंस करेंगे, तो केमिकली भी इंटरेक्टेड है, ठीक है। डन, अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को। Their physical and or chemical interaction, so that together form an organ system. Done.
Cells, tissue, organs and organ system split up work in a way that exhibits division of labor. Division of labor exhibit करते हैं. सिंपल सी बात है, जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लिट अप इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिविजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ अ बॉडी एज अ होल. हमारे जो मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो वो डाइजेशन में काम करेंगे. रेस्पिरेटरी किया तो वो रेस्पिरेशन में कर रहे होंगे. तो इस तरीके से हम डिविजन करते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है. डन. ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है. एनिमल टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अगर मुझे डिफ्यूजन करवाना है, जैसे कि मतलब डिफ्यूजन करवाना है तो मैं एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनाऊंगी. प्रोटेक्शन करवानी है तो मल्टी लेयर ऑफ सेल्स बनाऊंगी. मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स हमने पढ़ा कंपाउंड एपिथेलियम में प्रोटेक्शन का ज़्यादा काम होता है. कोलेजन फाइबर्स है जो कि स्ट्रेंथ में काम करवाते हैं, तो मैं बंडल में बनाऊंगी. इलास्टिक फाइबर्स है जो कि इंडिविजुअली इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं इस तरीके से ब्रांच बनाऊंगी. देयरफॉर टिश्यूज आर वेरी डिफरेंट. एंड वैसे जो फाइबर्स वाला एग्जांपल था वो स्ट्रक्चर और फंक्शन का था, कोई टिश्यू नहीं है, दोनों ऐसे मतलब उसके पार्ट्स हैं जैसे कि. ठीक है, देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल. ठीक है, तो सबसे पहला जो टिश्यू है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है एपिथेलियल टिश्यू. वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम. ठीक है, एपिथेलियम प्लूरल हो तो एपिथेलिया बोल देंगे, सिंगुलर तो एपिथेलियल या एपिथेलियम बोल रहे हैं. The tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment. सिंपल सी बात है, अगर बॉडी की लेयरिंग में लगा हुआ है हमारा एपिथेलियल टिश्यू तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा. और अगर स्किन में भी लगा हुआ है ना एपिथेलियल टिश्यू तो वो बाहर के आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होगा. Provides a covering or lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. सिंपल सी बात है, कम होगा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स तभी तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन का काम करेंगे. ठीक है जी, क्योंकि हमें टाइटली पैक्ड करवाना है इनको, बिकॉज काम किस में कर रहे हैं, एक कवरिंग बनानी है, प्रोटेक्शन करवानी है. दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम इज मेनली फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, इस तरीके के काम के लिए. कंपाउंड एपिथेलियम मेनली होता है प्रोटेक्शन के लिए. सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज. ठीक है, डक्ट्स एंड ट्यूब्स. द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. On the basis of structural modification of the cell. Structural modification क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन देखो, सिंपल सी बात है. स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, अगर ये क्यूबॉइडल सेल्स है तो इस तरीके से दिख रहे हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हुआ है कुछ. सिंपल सी बात है, ये काम है. कॉल्यूमिनार है तो ऐसे टॉल स्लेंडर सेल्स होंगे. ठीक है, और स्क्वैमस है तो ऐसे इरेगुलर सेल्स होंगे. तो ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है. ठीक है, ओके. तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या क्या लिखना है, सबसे पहले ये देखते हैं. हाँ जी, सो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या क्या लिखेंगे हम. एपिथेलियल टिश्यू, हाँ जी, सबसे पहले लिटल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. हाँ जी, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रोटेक्टिव कवरिंग बनानी है. डन. फ्री सरफेस होता है जो कि या तो, चलो ये लाइन नहीं लिखते हैं, ये कितनी वो नहीं है, सबको पता ही है कि अगर फ्री सरफेस है तो वो क्या करेगा, इधर बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा या आउटसाइड एनवायरनमेंट को. डन. अब एपिथेलियल टिश्यू है, ये तो सबको पता ही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो इसलिए
सिंपल सी बात है, ये सब झोल नहीं लिखेंगे। हाँ जी, चलो। हाँ, स्क्वैमस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। देखो यहाँ पे इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रही हैं सबको। They are found in the walls of blood vessels and air sac of lungs are involved in functions like forming a diffusion. Walls of blood vessels में मिल रहे हैं। बहुत पतली सी लेयर होती है, क्यों? डिफ्यूजन करवानी है। डिफ्यूजन पता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही पतली सी लेयर बनाएंगे। प्रोटेक्शन करवानी होती तो मैं मल्टी लेयर बनाती भी। तो अब वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन सी मिलती है? क्या सॉरी, स्क्वैमस को क्या बोलते हैं? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो लिख देंगे एंडोथीलियम, ठीक है। एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। एयर सैक ऑफ लंग्स का क्या मतलब है यहाँ पर? एल्वियोली। क्या मतलब है? एल्वियोली। ठीक है। तो एल्वियोली में क्या करवाना होता है हमें? ऑक्सीजन तो हमें लेनी होती है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड देनी होती है। तो वो लंग्स में कौन से कहाँ होता है? वो एल्वियोली में होता है गैसेस एक्सचेंज। एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत ही इरेगुलर सेल्स है जो कि जिसका मेनली क्या फंक्शन है? स्क्वैमस एपिथेलियम का मेनली फंक्शन क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन फंक्शन है, या फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिल्ट्रेशन। हमने जब डिटेल लेक्चर में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन क्या है? फिल्ट्रेशन के लिए सॉरी, नेफ्रॉन क्या है? यूनिट है किडनी की। तो नेफ्रॉन में कहाँ प्रेजेंट है? बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, डन, जहाँ पर फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है? बोमेन्स कैप्सूल में भी प्रेजेंट होता है, डन, लिखते हैं। बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट आता है द क्यूबॉइडल। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ये क्या थे? इरेगुलर बाउंड्रीज वाले हमारे सेल्स थे। ये कौन से हैं? क्यूब लाइक सेल्स है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। बोला गया है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में मिलते हैं। इस पे PYQ आया हुआ है, इस बात पर, दोनों बातों पर देखो। ये जो बात है इस पे PYQ आया हुआ है, जो जिस पे PYQ आएगा हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं पर्पल से। सो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है जी। इस पर भी PYQ आया हुआ है, ओके। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करवाना, कुछ चीज सिक्रीट करवाना। इसलिए तो बोला कि डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। डक्ट क्या है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ग्लैंड्स का, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एंड एब्जॉर्प्शन करवाना, कुछ एब्जॉर्प्शन करवानी है तो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, ठीक है। तो द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देखो जो नेफ्रॉन में एक प्रॉक्सिपिसिटी नाम का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है एब्जॉर्प्शन करवानी है तो हमारे पास क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। अब क्यों एब्जॉर्प्शन करवाता है? इनके पास प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई। डिटेल लेक्चर में पढ़ा था कि इस तरीके से जो हमारे सेल्स हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की, उसको बोला जाता है माइक्रोविलाई, जो कि इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को और उससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो ये माइक्रोविलाई होती है। अब
तो एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। डन। हाँ जी, तो ये लिख लेंगे हम, क्या है, क्यूबॉइडल जो है पीसीटी में सबसे पहले माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आती है। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में सिंपल नॉर्मल ट्यूब लाइक सेल्स हैं वो प्रेजेंट है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में डीसीटी में ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, डीसीटी में सिंपल में डीसीटी भी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, तो डीसीटी जो है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारी सिंपल प्रेजेंट है। डीसीटी क्या है, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। Columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells, tall and slender cells इस तरीके से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो they are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption। कुछ भी सिक्रीट करवाना है या एब्जॉर्ब करना है तो हमारे पास कौन सी होगी, columnar epithelium। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium। ठीक है। Their function is to move particles or mucus in a specific direction। मान लो सीलिया ऐसे लगी हुई है सेल पे, तो इस डायरेक्शन में मूव करवा रही है किसी चीज को, ठीक है। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये PYQ आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। तो सीलिएटेड के बारे में लिख लें कुछ बातें। अब मैंने इसके बारे में भी ढंग से लिख दिया है कि सिंपल जो होता है, मतलब नॉर्मल क्यूब लाइक सेल्स हैं जो, वो प्रेजेंट है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में और डीसीटी में, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड पीसीटी में, ठीक है। सीलिएटेड स्मॉल ब्रोंकियोल्स। अब ये है हमारे पास कॉलुमिनार का, तो ये कौन सा है, कॉलुमिनार, लिख वैसे यहाँ लिखा हुआ है एक पे, तो लिख लेना तुम, ठीक है। तो सिंपल कहाँ प्रेजेंट है, ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो ग्लैंड्स हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वहाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड। तुमने देखा होगा जब जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं या डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं 10th क्लास में 9th क्लास में, तब हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होती है। माइक्रोवेलाई क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है माइक्रोवेलाई से, ठीक है। सीलिएटेड कॉलुमिनार, फेलोपियन ट्यूब वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है, यहाँ क्या होगा, मान लो स्पर्म और ओवम में मिलना है, स्पर्म और ओवम ने मिलना है, ठीक है। तो यहाँ फेलोपियन ट्यूब से हमें लाना भी पड़ेगा, तो कौन लाएगा, वो सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम। सॉरी, चलो ठीक है। तो क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार का मेन फंक्शन क्या है, लिख लेते हैं। क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। क्या है मेन फंक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। वेर इज हमने वहाँ लिखा हुआ है वैसे तो, बट स्क्वैमस का क्या है, स्क्वैमस का डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डन। चलो नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंड्स जैसे कि यूनिसेलुलर हो गई, मल्टीसेलुलर ग्लैंड हो गई। यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या हुई कि एक सेल जो है वो सिक्रीट कर रहा है कुछ, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होती हैं, एन ऑर्गन दैट मेक्स वन और मोर सब्सटेंसेस सच एज हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवा, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। तो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जिनको बोलते हैं हम गोबलेट सेल्स, ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल,
ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होंगे जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। किस पे, जैसे कि ये ग्लैंड है कि डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देगी, ये ग्लैंड है ये ऐसे ही दे देगी, ठीक है। और ये एक ग्लैंड है जिसके पास डक्ट भी प्रेजेंट है और ये ऐसे भी दे सकती है सिक्रीशन, उसके बेसिस पर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक्सोक्राइन कौन सी हुई, डक्ट वाली हुई, एक्सोक्राइन, ठीक है। These products are released through ducts or tube. In contrast, endocrine glands do not have duct. Endocrine glands के पास duct नहीं होती है, डन, ठीक है जी। और ट्यूब्स इन कॉन्ट्रास्ट वो अपनी सिक्रीशन ऐसे ही डाल देते हैं ब्लड में, ठीक है। उनकी सिक्रीशन क्या होती है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है, मान लो ग्रोथ करवानी है किसी, हमने क्या करवाना है, ग्रोथ करवानी है, तो ग्रोथ हार्मोन होगा हमारी बॉडी में जो कि एक मैसेंजर है कि भाई साहब ग्रोथ करवा दो, मैसेज देगा बॉडी को, डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, ठीक है। तो उसके बारे में लिख ले। हाँ जी, आ जाओ। चलो, सबसे पहले क्या लिखना है हमने, क्या लिखेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। कौन से सेल्स हो सकते हैं, या तो क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर, ठीक है। ये होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर। कितने तरीके की है, एक होगी यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक है मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड हो सकती है, और मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो सकती है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या आता है, गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स, हाँ जी। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड्स आ सकती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और एटसेट्रा लिख लो। एटसेट्रा, ठीक है जी। सलाइवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा, ओके। तो गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ से लेकर एनएस तक एक पाइप होती है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, डन, ठीक है जी। तो वहाँ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और क्या सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस म्यूकस, ओके, ठीक है जी। तो ये था हमारे गॉबलेट सेल्स। अब हमारे पास आता है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन वाला सिस्टम। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सबको याद होगा। एक्सोक्राइन इज लाइक डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन डक्ट वाली ग्लैंड्स और एंडोक्राइन डक्ट लेस ग्लैंड्स, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, लाइक एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स लिख लेंगे कुछ, जैसे कि एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल हो गए, कौन सी ग्लैंड्स आ जाएंगी, सलाइवरी, कौन सी, सलाइवरी
स्वेट, ठीक है, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ओके। देन आता है एंडोक्राइन का, एंडोक्राइन के एग्जाम्पल्स, और इनकी सिक्रीशंस लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लिखती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा सिक्रीशन होगी, स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट सिक्रीशन होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है तो गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन होगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, वही बात हो गई, ठीक है, इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स हो गई। बाकी ईयर वैक्स और ऑयल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इतना खास है नहीं कुछ। और एंडोक्राइन जो है उसमें हार्मोन्स सिक्रीशन होती है। वैसे तो ये डिटेल में दिया हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी सिक्रीशंस होती है इनके बारे में, कौन से चैप्टर में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट अभी हम लिखेंगे जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड ये सिक्रीशंस करेगा कुछ हार्मोन्स का, ठीक है। पीनियल ग्लैंड हो गई, इसके बारे में भी डिटेलिंग में पढ़ने वाले, अभी लिख लो बस। थाइमस हो गया, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में दिया हुआ है उस चैप्टर में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, हाँ जी, तो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस कर रही है, हार्मोन्स की सिक्रीशन कर रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड किसकी सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स की, जो कि डायरेक्टली किस पे देता है, ब्लड में, हाँ जी। आगे बढ़े तो अब आता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है, मल्टी लेयर्ड है तो प्रोटेक्शन में ज़्यादा काम होगा, देख सकते हो। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस क्या हुआ, मैकेनिकल स्ट्रेस क्या हुआ, जैसे कि स्किन कट फट गई है तो कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्ट करेगा। केमिकल कट फट गई है तो कुछ भी, जैसे कि कुछ मिर्ची लग गई है स्किन पे, ठीक है, या कुछ नींबू का जूस लग गया है स्किन पर, तो ऑब्वियसली हमारी स्किन खराब थोड़ी होने देगा, तो केमिकल स्ट्रेस हुआ वो। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी। कैसे, द कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, किस तरीके से होता है, केराटिन से, याद आया, केराटिन से, ठीक है। द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी, नॉन केराटिन, जो भी केराटिन नहीं प्रेजेंट होता है, नॉन केराटिन, कोई केराटिन प्रेजेंट नहीं। फेरिंग्स हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड और पेनक्रिएटिक डक्ट्स, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम ये लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं कि भाई मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है, ठीक है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic duct, हाँ जी। So all cells in epithelium are held together with little intercellular matrix in nearly all animal tissues. Specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. बोला गया है जो एपिथेलियल के सेल्स होते हैं वो कुछ ना, उनके अंदर कम मैट्रिक्स होता है, सिंपल सी बात है, और स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं उनके अंदर जो कि उनको लिंक करके रखते हैं। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम, दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शंस, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। टाइट आ जाए तो लीकेज से बचाएगा, अडहेरिंग सीमेंट, गैप जंक्शंस कम्युनिकेशन जंक्शंस, ठीक है। सो टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, अडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग to keep neighboring cells together. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm, connect करेगा cytoplasm को, ठीक है, दोनों cells के, और communication देगा, ठीक है। For rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules, ये PYQ में पूछा गया है, ये अरे किससे, पर्पल से कर रहे थे ना, समटाइम बिग molecules, ठीक है। तो इनके ऊपर भी PYQs आए हुए हैं, डन। ओके, तो इनके बारे में लिखते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये मैंने कंपाउंड के बारे में लिख दिया, इतना ही लिखना है। तो मैं वैसे डिटेल लेक्चर में कवर किया हुआ है कि ये क्या होता है नॉन स्ट्रेचेबल। बेसिकली नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड क्या है, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स को स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन स्ट्रेचेबल केराटिन अगर हो तो उसमें स्किन में होगा, नॉन केराटिन बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में था। तो ये टाइट जंक्शंस के बारे में सिंपल सी बात लिखनी है कि लीकेज को स्टॉप करता है। अडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करते हैं, दो सेल्स के बीच अगर कनेक्शन है तब तो तुम्हें क्लियर है ही, ठीक है। तो टाइट जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस, और सीमेंटिंग का काम कर रहा है अडहेरिंग, गैप कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे, कनेक्ट कर देगा साइटोप्लाज्म। बाकी इनके बीच में डायग्राम बना लो, इससे अच्छे से याद हो जाएगा तुम्हें। तो टाइट जंक्शंस हैं तो इस तरीके से मान लो ये जंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर अडहेरिंग जंक्शंस है तो ये मान लो दो सेल्स हैं, इनके बीच में इनके बीच में ये कनेक्शन है अडहेरिंग जंक्शन का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर गैप जंक्शन है तो ये दो सेल्स हैं ऐसे मान लो, और इनके बीच में ये कम्युनिकेशन है। किससे कम्युनिकेशन है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। चलो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में इतना ही लिखता। अब आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो पीवाईक्यूज के लिए है ये, इन द बॉडी। डन। They are named connective tissue because of their special functions of linking and supporting other tissues organs of the body। जैसे कि बोन्स हो गई तो लिंक कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। They range from soft connective tissue to specialized type। जैसे कि स्पेशलाइज्ड में क्या आ जाता है, बोन आ जाता है, ठीक है। और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लाइक एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, ठीक है, उस तरीके से। हाँ जी, तो डायग्राम दिया हुआ है, इसके ऊपर भी आएंगे, पहले पढ़ते हैं। इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। बोला गया है सभी जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। सब में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ब्लड। अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को, एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as a matrix, ठीक है। जो सेल्स फाइबर सिक्रीट कर रही हैं वही सेल्स मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है ना, याद है ना। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। दिस सेल्स आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स व्हिच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड आल्सो एक्ट एज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या हुआ, ग्राउंड सब्सटेंस में क्या हुआ, हमारे पास एक तो मैट्रिक्स आ गया और दूसरा क्या आ गए, फाइबर्स आ गए, ठीक है। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस के पार्ट हो गए and act as a matrix. Connective tissue are classified into three types: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue। चलो सबसे पहले बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जेली लाइक। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। स्किन है ये तो इसके नीचे एरियोलर टिश्यू होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये अगर स्किन है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। बिकॉज जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, वो अवेस्कुलर होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एपिथेलियल को, ठीक है। तो इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट that produce and secrete fibers, मैक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल्स। एडिपोज टिश्यू इज, अभी एरियोलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे लिखवा देती हूँ, यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ कवर हो जाएंगी चीज़ें। तो मैक्रोफाज क्या है, फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल है, याद है कि भाई इनगल्फ करेगी फूड पार्टिकल को,
और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? फाइब्रोब्लास्ट secrete fibers and matrix डन। ये है हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कोलेजन फाइबर्स क्या हुए? सबने पढ़े हुए हैं, वाइट बंडल, ये लिख देते हैं, वाइट बंडल। अगर इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, तो कोलेजन फाइबर्स क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? स्ट्रेंथ। हाँ जी, यहाँ इलास्टिक फाइबर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो इलास्टिक फाइबर भी लिख देते हैं। तो ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स है ये, हाँ जी इलास्टिक फाइबर्स। तो ये सिंगल ब्रांच्ड और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बंडल में प्रेजेंट है, वाइट अनब्रांच्ड है ये, ठीक है, अनब्रांच्ड है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट स्टिल जब से 2025 में पेपर हुआ है तो एक्स्ट्रा भी लिखना कोई गुनाह नहीं है। हाँ जी, मस्त सेल क्या है? 3 सिक्रीशंस है इसकी, हिस्टामिन, क्या है भाई हिस्टामिन? वेसोडाइलेटर, वेसल को डायलेट कर देती है हिस्टामिन। और फिर है सेरोटोनिन, क्या है सेरोटोनिन? वेसोकंस्ट्रिक्टर, वेसल को पतला कर देती है, वो चौड़ा करती है और ये पतला कर देती है वेसल को। फिर क्या है? हेपेरिन, हेपेरिन क्या करती है, करता है, या जो भी है ये, हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मतलब ब्लड में क्लोटिंग नहीं होने देता है, ब्लड को ऐसे फ्लूइड ही रखता है। डन। और अगर ये नहीं हुआ तो ब्लड में क्लोटिंग भी हो सकती है, ठीक है जी। चलो, तो ये पार्ट्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स एंड फाइबर, ये पढ़ लिया हमने। एडिपोज, एडिपोज में एक, ये तो होंगे ही होंगे, एडिपोज में एक अलग सा स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें क्या होगा, ये हमारा सेल है, इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल होगा। एडिपोज का मतलब क्या है? फैट ग्लोब्यूल, मतलब एडिपोसाइट्स होंगे उस सेल्स को, मतलब जो फैट स्टोर करके रखती हैं उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स, ठीक है। बीनीथ द स्किन, ऑब्वियसली बात है, स्किन के नीचे ही फैट प्रेजेंट होगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन द टिश्यू, ठीक है। ओके, वैसे इसके ऊपर भी PYQ आया हुआ है, किस लाइन पे आया हुआ है कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू आता है, ये लाइन पे PYQ आया हुआ है, ठीक है। और हाँ जी, चलो, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में एक बस चीज़ आ जाती है जो कि है एडिपोसाइट सेल्स। तो दी सेल्स को क्या बोला जाता है, लिख देते हैं, ये सेल्स को क्या बोला जाता है? एडिपोसाइट्स,
क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या है? फैट स्टोरिंग सेल्स है, ठीक है जी। तो ये इसमें एक चीज़ स्पेशल आ जाती है। डन। चलो, तो अगर मैं एडिपो टिश्यू की बात करूँ तो ये स्किन को फैट लेयर से कनेक्ट कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये स्किन की लेयर है तो ये फैट की लेयर है, इससे कनेक्ट कर रहा होगा। एडिपोस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है ना ये, तो फैट इसमें तो स्टोर हो रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर, ठीक है, चलो अब आते हैं फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक। अरेंजमेंट कैसी होगी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या हैं? जो सिक्रीट कर रही हैं फाइबर्स को और मैट्रिक्स को, और उनकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की फाइबर्स के साथ मेनली कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कैसी अरेंजमेंट होगी उसके बेसिस पर? डेंस रेगुलर, मतलब अगर एक पैरेलल अरेंजमेंट मिली तो हुआ डेंस रेगुलर। अगर एक इर्रेगुलर सी अरेंजमेंट मिली, जैसे कि ऐसे नहीं, सिंपल ये देखो, अगर यहाँ फाइबर प्रेजेंट है, यहाँ पर फाइबर प्रेजेंट है, यहाँ फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे इर्रेगुलर सी अरेंजमेंट, इधर देखो ये क्या है, ये यहाँ पर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, फिर ये पैरेलल अरेंजमेंट है, इधर कोलेजन फाइबर, इधर सेल, इधर कोलेजन फाइबर, इधर सेल, ठीक है। अब यहाँ क्या है? कहीं भी सेल प्रेजेंट है और कहीं भी फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये है डेंस इर्रेगुलर। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in row between many parallel bundles of fibers. Tendons, example tendons, which attach skeletal muscles to the bones, and ligaments. Ligaments क्या होते हैं? Bone to bone का connection. Dense irregular tissue has fibroblast. And mainly many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. The tissue is present in the skin. Dense irregular कहाँ होता है? Skin में. Done? चलो लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या था भैया? डेंस वैसे तो लिखने की वैसे कोई नीड नहीं है, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। जब तुम पढ़ोगे तो डायग्राम को देखोगे, सब समझ आ जाएगा। चलो हम डायग्राम के थ्रू ही करते हैं, सिंपल सी बात है। ज़्यादा वो डायरीज नहीं भरनी है कि भाई साहब पूरी एनसीईआरटी भर दो। डायग्राम देखा और ख़त्म। चलो, कौन सी सेल है ये? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और ये क्या हो गए? फाइबर्स। फाइबर्स, ठीक है। तो ये कौन सी अरेंजमेंट है? पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट लिखती है एनसीईआरटी, ठीक है। एक रोज पैरेलल अरेंजमेंट में पैरेलल अरेंज, ठीक है। चलो, और ये क्या हुए? ये भी हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हुए। तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या हुए? फाइबर्स हुए। डन, लिखा हुआ है कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये कौन सी हुई? कोई भी पैटर्न में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या लिखती है एनसीईआरटी? एग्जैक्ट लाइन क्या लिखती है? ओरिएंटेड डिफरेंटली। ओरिएंटेड डिफरेंटली, ठीक है। तो ओरिएंटेड डिफरेंटली, ठीक है। हाँ जी, चलो हाँ, तो ये पेज भी कवर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो लिख लो भैया, कहाँ कवर हुआ? एग्जाम्पल तो लिख लो। तो नीचे लिखते हैं एग्जाम्पल। डेंस रेगुलर के क्या एग्जाम्पल हैं? टेंडन, डेंस रेगुलर के क्या एग्जाम्पल हुए? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो टेंडन क्या होता है? मसल टू बोन। टेंडन क्या होता है? मसल टू बोन, मसल टू बोन। और लिगामेंट क्या होते हैं? बोन टू बोन कनेक्शन, सिंपल सी बात है। चलो, और डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या हुआ?
हमारी प्यारी प्यारी स्किन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कार्टिलेज की। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। कार्टिलेज का सॉलिड एंड प्लायबल होता है, प्लायबल मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज कॉन्ट्रोसाइट्स, कॉन्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं, मैच्योर कार्टिलेज सेल्स। कॉन्ट्रोसाइट्स क्या है? मैच्योर कार्टिलेज जो सेल्स। चलो, एंड enclosed in small cavities within the matrix secreted by them, जिसको बोला गया है लेक्यूने। लेक्यूने में enclosed होते हैं, किसमें? लेक्यूने में। चलो, स्मॉल कैविटीज क्या है? वो क्या है? लेक्यूने। हाँ जी, चलो। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। एम्ब्रियो क्या है? जैसे कि जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम की फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एक स्टेज आती है एम्ब्रियो, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। Cartilage is present in tip of nose, outer ear joints between adjacent bones of the vertebral column. Very important, very very important. PYQs भी आए हुए हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला गया है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच में ये बोन्स है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, उनके बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, डन। limbs and hand in adults, okay, limbs and hand in adults। चलो, फिर आती है bones। Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fibers which gives bones its strength। बोला गया है जो bones है हमारी वो rich in calcium salts, मतलब सिंपल सी बात है, बोलते हैं ना कैल्शियम खाओ bones को strong बनाओ, and collagen fibers which gives bones its strength। It is the main tissue that provides structure frame to the body, bone support and protect softer organs and tissues। सिंपल सी बात है, हमारी जो बोन्स है वो बाहर लगी हुई है, तो सिंपल सी बात है हमारे जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगी। The bone cells, osteocytes are present in the spaces called lacunae। Limb bones such as the long bones of the leg serve weight bearing functions। They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement। The bone marrow in some bones is a site of production of blood cells। bone marrow होता है वहाँ पर site of production of blood cells, ठीक है। जो bone marrow में हम कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रोड्यूस कर सकती हैं ब्लड सेल्स को, डन। चलो, अब इनके बारे में लिख ले कुछ बातें, ठीक है। जैसे कि ये एक लेक्यूने है। लेक्यूने क्या होता है? हमारी जो मैच्योर सेल्स होती है, जैसे कि हमने डिटेल लेक्चर में पढ़ा था, मैच्योर सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और इमेच्योर सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये मान लो ऑस्टियोसाइट है, एक लेक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट होती है, सिंपल सी बात है, एक लेक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट होती है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, डन। तो ये बोन्स है। बोन्स का मैट्रिक्स कैसा होता है? मैट्रिक्स होता है सॉलिड एंड नॉन प्लायबल, नॉन प्लायबल, डन। चलो, इतना ही लिखना है जितना एनसीईआरटी ने लिखवा रखा है, बाकी फालतू की चीज़ें हमने, मतलब फालतू की चीज़ें नहीं, जो डिटेलिंग में पढ़ा हुआ लेक्चर्स में ही पढ़ना है। शॉर्ट नोट सेशन है तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, वरना फ़र्क क्या रह जाएगा शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स में। तो कार्टिलेज, कार्टिलेज में क्या होता है?
जैसे कि ये लेक्यूने है, तो लेक्यूने में मोर देन वन सेल्स भी जो मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट्स है वो प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि ये लेक्यूने है, इसके अंदर क्या है, मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट भी प्रेजेंट हो सकता है। थोड़ा अच्छा सा बनाए। ये लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट है हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स। डन। क्या है ये, मैच्योर कार्टिलेज सेल्स है, मैच्योर कार्टिलेज के सेल्स है, सिंपल सी बात है। चलो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस क्या हो जाती हैं यहाँ पर, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। डन। चलो, और एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, जो ये सेल्स है ना यहाँ पर, ये जो सारी सेल्स दी हुई हैं, ये PYQ में पूछा हुआ है ये, ठीक है, तो ये PYQ में पूछा गया है। डन। इनके ऊपर PYQ आया कि इनका क्या क्या काम होता है, मतलब जैसे कि हमारी मास्ट सेल है, तो जैसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है, सॉरी ये सेल नहीं है, ये कौन सी सेल है, तो ये ऐसे पूछा गया है, तो डायग्राम्स को भी अच्छे से देखना। और एक और डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ रखा है ये वाला, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से ये आ रखा है कि कौन सी यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और ये डायग्राम भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बोन और कार्टिलेज के बारे में, हाँ, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है, अरे कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड एंड प्लायबल, बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है। उसका तो बिल्कुल ही भाई बोन है, सिंपल सी बात है, तुम देखते हो कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज को हाथ लगा के देखो, टिप ऑफ नोज पे जब तुम देखोगे तो तुम्हें सॉफ्ट सा ऐसे मतलब अपीयरेंस, मतलब तुम ऐसे फ्लेक्सिबल होगा बट सॉलिड मैट्रिक्स होगा, इतना भी सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर NCERT ने हवर्शन सिस्टम के बारे में दे रखा है, वैसे हमने पढ़ा था हवर्शन सिस्टम मैमल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, तुम्हारी हवर्शन कैनाल है, हवर्शन कैनाल है, ठीक है, हवर्शन कैनाल है। हवर्शन कैनाल हो गई, और ये तुम्हारे क्या हो गए, ये मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है, तुम्हें पता हो तो मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, तो ये हवर्शन कैनाल है, ये मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है, सिंपल सी बात है, और ये पूरा मिलके बनता है हवर्शन सिस्टम। बाकी ये ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, white blood cells and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. You will learn more about blood in chapter 17 and 18. चलो, muscular tissue. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. ठीक है, तो ये लाइन हम अभी छोड़ रहे हैं बिकॉज अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, स्केलेटल मसल क्या है और स्मूथ मसल क्या है, कार्डियक मसल क्या है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स इन अ टिपिकल muscles such as biceps, striated stripped skeletal muscles. Fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. You will learn more about in chapter 20. बोला गया है इसे क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, जो हमारी बोन्स है उनसे अटैच कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल्स, मूवमेंट में, लोकोमोशन में काम कर रही हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, ठीक है, ये छोड़ो, ये भी नहीं है, ये भी हम कब पढ़ रहे होंगे, लोकोमोशनल मूवमेंट में। चलो, हाँ, ये देखो तुम्हारी स्केलेटल मसल दे रखी है भैया, ये है तुम्हारी स्मूथ मसल्स, ये है तुम्हारी कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूँ तो मैं यह स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल दिख रही है,
इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कहाँ दिख रहा है, सरफेस पे दिख रहा है, तो पेरिफेरल न्यूक्लियस बोला गया है। मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं इसमें। स्ट्राइएशंस क्या है, डार्क एंड लाइट बैंड का पैटर्न है। तुम्हें स्ट्राइएशंस दिख रही हैं, ठीक है, तो स्ट्राइएशंस भी दिख रही हैं, यहाँ पर भी तुम्हें स्ट्राइएशंस दिख रही हैं ऐसी ही। स्मूथ मसल फाइबर्स में कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, एनसीईआरटी लिखती है ये टेपर्ड एंड है, फ्यूजी फॉर्म है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इन दोनों में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। डन। स्मूथ मसल फाइबर्स tapered at both ends, fusy form and do not show striations. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. सिंपल सी बात है, जो हमारी स्मूथ मसल्स है, ये हाईलाइट कर लेंगे इस लाइन को। Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue. सिंपल सी बात है, अगर स्टमक है तो उसके अंदर हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्यों है भैया, हम थोड़ी कंट्रोल करेंगे स्टमक को कि भाई ये काम करवाओ। एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं मूवमेंट करवा रही हूँ तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ खुद की मूवमेंट को। वे यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेरली बाय थिंकिंग। मैंने सोचा कि मुझे घूमना है, मेरे को इधर लोकोमोशन करके आना है, तो मैं जा सकती हूँ स्केलेटल मसल्स के थ्रू। बट कनेक्टिव क्या बोल रही हूँ, स्मूथ मसल्स को मैं कहूँगी कि भाई साहब ये करवा दो, नहीं, उनको नहीं कह सकती हूँ, खुद करेंगी वो। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, ठीक है, जो सेल जंक्शंस है उनको फ्यूज करके रखते हैं, सिंपल सी बात है। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं at some fusion points, allow the cells to contract as a unit, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में रखने के लिए कि भाई साहब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पूरे सेल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। एक सेल्स को मिला स्टिमुलेशन, मतलब एक सेल को हमें बाहर से मिला, ब्रेन ने दिया कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये सिंक्रोनाइज्ड वे में कनेक्टेड है। अब ये सारी वो बताएगा कि तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्ट करना है मेरे साथ। डन। हाँ जी, तो जो होमवर्क है वो क्या है, बेसिकली तुम्हें जैसे हमने टेबल बनाई थी डिटेल लेक्चर में, वैसे ही इन तीनों की टेबल बनानी है एनसीईआरटी में साइड पर, ठीक है। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन। कितनी बार एग्जाम्पल ले चुके हैं ये, सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई गर्म चीज़ को छुआ तो मेरी बॉडी को कौन सिग्नल देगा, मैंने गर्म चीज़ को छुआ तो जो ये न्यूरॉन्स हैं ये जाएंगे ब्रेन के पास कि भाई ये पागल हो चुकी है, ये गर्म चीज़ को छू रही है। ब्रेन कहेगा हाथ पीछे करवाओ, कैसे, ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजेगा हाथ को कि भाई साहब पीछे हो जाओ। तो न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, मतलब रिस्पॉन्स करेंगे स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या हुआ, वो गर्म चीज़ को छूना। द न्यूरोग्लियल सेल्स विच contribute the rest of the neural system, protect and support neurons. Neuroglia makes up more than 50% of the neural tissue, मतलब half, more than one half। सिंपल सी बात है, न्यूरॉन हाँ, जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे ना तब पढ़ेंगे इसके बारे में, जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में इतना लिख लेते हैं, लिखो। न्यूरल टिश्यू है हमारा, न्यूरल टिश्यू, अरे यार राइटिंग मेरी, न्यूरल टिश्यू तो न्यूरल टिश्यू में क्या क्या है, न्यूरॉन्स आए और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, सिंपल सी बात है। हाँ जी, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। चलो, न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट है इसकी भाई साहब, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। यूनिट एक्साइटेबल है, एक्साइटेबल बोले तो हमारे स्टिमुलस जो भी देंगे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, मोर देन 50%, मोर देन 50% बनाते हैं, मोर देन 50% बनाते हैं, ठीक है।
हाँ जी, क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे पैकेजिंग, सपोर्ट पैकेज न्यूरॉन्स, पैक लिख सकते हैं, सपोर्ट पैक न्यूरॉन्स। डन, चलो हाँ जी, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। बाकी जो जहाँ जहाँ से PYQs आए हुए हैं मैं उसको पर्पल से हाईलाइट कर दूंगी, वहाँ लिख दूंगी, अच्छे से देख लेना PDF को, ठीक है। तो होमवर्क अच्छे से कर लेना। होमवर्क क्या है लिख देते हैं। होमवर्क क्या है भैया, होमवर्क मसल टेबल, ठीक है। तो मसल टिश्यू टेबल बनाना है, ठीक है। ये होमवर्क है, करके लाना, ओके। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। NCERT की डिकोडिंग हो चुकी है अच्छे से, यही पढ़ना है जब हम रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल नोट्स पढ़ने के बाद इस लेक्चर को लगा लेना, सब कुछ कवर हो जाएगा अच्छे से। तो सब्सक्राइब करना बायो बडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।